फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या स्टार्ट किया था? उत्तर वैदिक काल। हमारा टॉपिक क्या था? उत्तर वैदिक काल। और जो उससे पहले की वीडियोस थी उसमें हमने क्या किया था? ऋग्वैदिक काल किया था। वो टॉपिक जो था हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने किया था, एक बार उसका थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हमने क्या पढ़ा था? उसकी समय सीमा क्या थी? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो आर्य थे उन्होंने स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था। पहले ऋग्वैदिक काल में अस्थायी जीवन जीते थे, कबीलों में रहते थे। लेकिन जो कबीलाई समुदाय था वो अब उनका ख़त्म हो चुका था और अब वो एक जगह टिक कर रहने लगे थे। फिर हमने जो उत्तर वैदिक काल है उसमें उनका सामाजिक जीवन पढ़ा कि सामाजिक जीवन कैसा था। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते उनके सामाजिक जो कायदे कानून थे, नियम थे, उनमें क्या परिवर्तन हुआ, क्या रीति रिवाजों में परिवर्तन हुआ। और जो उत्तर वैदिक काल है उसकी विशिष्टता क्या थी? लोहा और मृद भांड, ये दोनों ही चीज़ें क्या थी? उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषताएँ थी और विशिष्टता थी। आज हम स्टार्ट करेंगे उत्तर वैदिक काल का नया टॉपिक क्या है? सामाजिक जीवन हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक इरा, इसमें सीमा है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और टॉपिक हमारा धार्मिक जीवन, रीजनल लाइफ। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यज्ञ तथा बलि की पद्धति वैदिक धर्म का मूल आधार बन गई। जो यज्ञ और बलि की पद्धति थी, बलि मतलब कि देवी देवताओं को खुश रखने के लिए पशुओं की जो बलि दी जाती थी, तो उसे क्या बोला जाता? पशुओं को यानी कि मार देना, तो क्या बोला जाता था? बलि बोला जाता था। यज्ञ यानी कि हवन करना। तो जो ये दोनों चीज़ें थी, ये जोर पकड़ने लगी थी, ये धर्म का मूल आधार बन गई थी। पुरोहितों का महत्व बढ़ा, क्योंकि यज्ञ और बलि की जो पद्धति है ये इनका महत्व बढ़ा था। पुरोहितों का महत्व तो बढ़ना ही था, क्योंकि यज्ञ किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? पुरोहितों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो ब्राह्मणों का महत्व इस काल में बहुत बढ़ा। इन नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इंद्र के स्थान पर प्रजापति सबसे महत्वपूर्ण देवता बन गए। ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे और यह क्या थे? युद्ध के नियामक थे, यानी कि युद्ध के समय पर इनको मतलब कि प्रथम माना जाता था, इंद्र को। और ये ऋग्वैदिक काल में इनका दूसरा नाम क्या था? पुरंदर। लेकिन अभी उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? इंद्र के स्थान पर प्रजापति इनके मुख्य देवता बन गए थे। प्रजापति को क्या बोला जाता था? देवकुल में सृष्टि निर्माता। जो देवता का कुल था उसमें सृष्टि निर्माता किसे बोला गया? प्रजापति। तो इस समय प्रजापति सर्वोत्तम देवता बन गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विष्णु को मनुष्य जाति के दुखों का अंत करने वाला देवता माना गया। जो भगवान विष्णु है उसको मनुष्य जाति के दुखों का अंत करने वाला देवता माना गया। ऋग्वैदिक काल में विष्णु को सृष्टि का नियामक माना गया था, यानी कि सारी सृष्टि विष्णु भगवान के कायदे कानून से ही चलती है। वही सृष्टि के निर्माता या फिर नियमानुसार चलाने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जादू टोनों, अंधविश्वासों, विभिन्न कर्मकांडों का विस्तार। देखिए, ऋग्वैदिक काल में भी जादू टोने, अंधविश्वास, ये सभी चीज़ें थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये और भी ज़्यादा जोर पकड़ने लगी थी और इन पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा था। तो जादू टोनों, अंधविश्वासों, विभिन्न कर्मकांडों का विस्तार हो रहा था। कब? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षड्दर्शनों का बीजारोपण हुआ। तो ये जो बहुदेववाद क्या होता है? मतलब कि एक से अधिक देवताओं में विश्वास करना। जैसे कि अगर हम इस्लाम धर्म को देखें तो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। सिख धर्म को देखें तो गुरु साहिब को, गुरु ग्रंथ साहिब उनका पवित्र ग्रंथ है और गुरु नानक ही को वो भगवान मानते हैं। लेकिन हमारे हिंदुओं में देखें तो एक से अधिक देवताओं को भगवान माना जाता है। तो किसी का इष्ट कोई होता है और किसी का इष्ट कोई होता है। तो बहुदेववाद की प्रथा कब शुरू हुई थी? उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी। और वासुदेव संप्रदाय, यह एक संप्रदाय है। षड्दर्शनों, ये मतलब कि अलग अलग धर्म है, जैसे कि हिंदू धर्म है, ठीक उसी तरह शैव धर्म, शाक्त धर्म, तो ये इस तरह से ये षड्दर्शन। तो उत्तर वैदिक काल में इनका आरंभ हुआ, मतलब कि इनकी शुरुआत हुई, ये धर्म सामने आए। कौन से? बहुदेववाद तो एक प्रथा एक तरह से देखें तो, वासुदेव संप्रदाय और षड्दर्शन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा,
पुषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित हुए। जो पुषण हैं वो ऋग्वेदिक काल में किसके देवता थे? चरागाहों के स्वामी थे, यानी कि पशुओं के देवता थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आए तो उत्तर वैदिक काल में पुषण को क्या माना गया? शूद्रों का देवता। शूद्र कौन होते हैं? जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग की सेवा करते थे, उन्हें क्या बोला गया? शूद्र। तो पुषण को शूद्रों का देवता कब माना गया था? उत्तर वैदिक काल में माना गया। तो ये इनकी धार्मिक विशेषताएं थी। इनका अगर निचोड़ देखे तो धार्मिक विशेषताओं में क्या था? अंधविश्वासों में ज़्यादा मतलब कि अंधविश्वास जोर पकड़ रहे थे। और दूसरी बात क्या थी कि ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता ही जा रहा था, मतलब कि कर्म कांड, बलि, यज्ञ, इनमें ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता जा रहा था। ये इनकी धार्मिक विशेषताएं जो मुख्य पॉइंट्स थे वे थे। अब है पंच महायज्ञ, यानी कि जो धार्मिक जीवन में उत्तर वैदिक काल में 5 महायज्ञ कौन कौन से थे, तो वो हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा ब्रह्मयज्ञ। कौन सा? ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ कब किया जाता था? किसके लिए किया जाता था? पठन पाठन या प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता, यानी कि कोई प्राचीन ऋषि है उसके प्रति कृतज्ञता करने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? ब्रह्मयज्ञ किया जाता था। यानी कि कोई पुराना ऋषि है उसके प्रति अपना मतलब कि जो कहते हैं ना कि अपना प्यार प्रदर्शित करना या फिर अपना जो आदर प्रदर्शित करना, उसके लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है? ब्रह्मयज्ञ। फिर है देवयज्ञ। कौन सा? देवयज्ञ। ये सेकंड है हमारा देवयज्ञ। हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना, यानी कि हवन के द्वारा देवताओं की स्तुति करना और पूजा अर्चना करना कौन से यज्ञ के द्वारा किया जाता था? देवयज्ञ। देवयज्ञ का सीधा संबंध दिख रहा हमारा देवताओं के साथ। फिर है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ कब किया जाता था? पितरों का तर्पण करने के लिए, यानी कि जो पूर्वज हैं, मतलब कि जो भी पूर्वज होते थे जो मर चुके हैं उनका तर्पण करने के लिए। जैसे कि आज हम श्राद्ध, आज के समय पर श्राद्ध करते हैं, तो उसी समय ठीक उसी तरह पितृयज्ञ के द्वारा पितरों का तर्पण किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा नरयज्ञ। फोर्थ है कौन सा? नरयज्ञ या मनुष्य यज्ञ। यह कब किया जाता था? अतिथि सत्कार, यानी कि अतिथि सत्कार करने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? नरयज्ञ। फिर भूत यज्ञ या बलि। कौन सा यज्ञ? भूत यज्ञ या बलि। ये किया जाता था चींटियों, पक्षियों आदि को भोजन देना, यानी कि जो पशु पक्षी हैं उनको भोजन कराना होता था, तो कौन सा यज्ञ किया जाता था? भूत यज्ञ या बलि इसको बोला जाता था, इसका नाम है। तो 5 महायज्ञ कौन से थे? ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, नरयज्ञ और भूतयज्ञ। ये क्या थे इस समय के 5 महायज्ञ। फिर है हमारा राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि धार्मिक व्यवस्था तो हम पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था किस तरह की थी वो हमें भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा राजा का पद वंशानुगत। उस समय जब हम ऋग्वेदिक काल में पढ़ा था कि राजा का पद वंशानुगत नहीं था। क्या था? सभा तथा समिति द्वारा राजा का चयन किया जाता था, और अगर राजा अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसको बदला जा सकता था। लेकिन अब क्या होगा कि राजा का पद वंशानुगत होगा, मतलब कि राजा के बाद राजा का बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। तो इस तरह से राजा का पद क्या हो गया था? वंशानुगत हो गया था। कबीलों ने जनपद का रूप ले लिया। जो कबीले थे ऋग्वेदिक काल में क्या था? कबीले थे एक साथ झुंड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे। लेकिन अब कबीलों का रूप किसने लिया? जनपद ने, यानी कि एक जगह टिक कर बस जाना, चाहे वो गाँव के रूप में हो चाहे वो शहर के रूप में हो। तो कबीलों ने जनपद का स्थान ले लिया था। फिर हमारा सभा तथा समिति का प्रभाव कम होना, यानी कि जो सभा तथा समिति का प्रभाव ऋग्वेदिक काल में बहुत ज़्यादा था, वही राजा का चयन करते थे। लेकिन अब क्या हुआ? सभा तथा समिति का प्रभाव कम हो गया। अब राजा अपने मंत्रियों की सहायता से शासन करता था। राजा का पद क्या हो गया था? वंशानुगत हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा उत्तर वैदिक काल में अनेक ऐसे राजा हुए जो ब्रह्म ज्ञान से जुड़े थे, जिनमें से प्रमुख थे विदेह के जनक, केकय के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु और पांचाल के परवाहन जाबाली। यानी कि जो उत्तर वैदिक काल था इसमें बहुत से राजा ऐसे थे जो ब्रह्म ज्ञान से जुड़े हुए थे, यानी कि जिन्हें मतलब कि ब्रह्म ज्ञान था, यानी कि परमात्मा के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना एक तरह से वो था, या फिर ज्योतिष विद्या का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, मतलब कि कुछ इस तरह का था। वो कौन कौन से राजा थे? विदेह के जनक। जनक कौन थे? सीता माता के पिता। तो विदेह के जनक, केकय के अश्वपति। केकय राज हमें पता है कि जो केकय रानी थी उनका
अगर हम बात करें माई का कहाँ था, केके, और केके मतलब कि आज के समय पर केके का नाम क्या है, अफ़गानिस्तान। तो हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान से हमारे पुराने संबंध थे। तो केके के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु और पंचाल के परवान जाबाली, ये ऐसे राजा हुए थे जो ब्रह्म ज्ञान से जुड़े हुए थे। फिर हमारा राजा मंत्रियों व अधिकारियों की सहायता से शासन करता था, जिसे रत्निन कहा जाता था। जो राजा है, अभी सभा समिति का महत्व है वो बहुत कम हो चुका था, तो मंत्रियों व अधिकारियों की सहायता से शासन करता था। और जो ये मंत्री और अधिकारी था, ये वर्ग था मंत्री और अधिकारियों का, इसे क्या बोला जाता था, रत्निन। क्या बोला जाता था, रत्निन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, छोटे न्यायालय ग्राम्यवादीन कहलाते थे। जो छोटे छोटे न्यायालय होते थे गाँव में होता है, जैसे कि गाँव में आज के समय पर पंचायत होती, तो उस समय जो गाँव होते थे उनमें छोटे जो न्यायालय होते थे उन्हें क्या बोला जाता था, ग्राम्यवादीन। क्या बोला जाता था, ग्राम्यवादीन। फिर अब प्रांतीय शासन तथा पुलिस व्यवस्था इस काल में सामने आई। जो प्रांतीय शासन है, यानी कि राज्य बांट दिए गए और राज्य का जो शासन होता वो प्रांतीय शासन, तथा पुलिस व्यवस्था, जो पुलिस की व्यवस्था है वो इस काल में सामने आई। कौन से काल में, उत्तर वैदिक काल में सामने आई। तो ये इस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, इसका मेन पॉइंट्स देखें तो सभा तथा समिति का प्रभाव खत्म हो चुका था, राजा का पद वंशानुगत हो चुका था, पुलिस व्यवस्था इस काल में सामने आई थी। फिर अभी इनका आर्थिक जीवन, जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे उनका आर्थिक जीवन कैसा था, मतलब कि अर्थव्यवस्था उस समय किस तरह की थी, क्या लोग काम करते थे, आजीविका कैसे कमाते थे। तो ये चीज़ें हमें किस में पढ़नी है, अभी आर्थिक जीवन में, इकोनॉमिकल लाइफ। तो इनका आर्थिक जीवन कैसा था। फर्स्ट पॉइंट हमारा, संपत्ति पर एकाधिकारिता। जो संपत्ति पर एकाधिकार की प्रवृत्ति उभरी थी किस काल में, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट पॉइंट है, खेती पर जोर दिया गया, क्योंकि लोहा इस समय प्रकाश में आ चुका था, तो लोहे से औजार बनाए गए जिससे खेती करना आसान हो गया। तो इस समय क्या हुआ कि जो उत्तर वैदिक काल है, खेती पर जोर दिया गया। जो ऋग्वैदिक काल था उसमें पशुपालन पर जोर दिया गया था, खेती को एक निम्न कार्य समझा जाता, यानी कि इतना अच्छा काम नहीं समझा जाता था। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है उसमें खेती पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। और मुख्य फसल कौन सी थी इसमें की, मुख्य फसल थी गेहूँ, चावल, जौ। कौन सी, गेहूँ, चावल और जौ। पशुपालन का विस्तार, खेती का भी विस्तार हुआ और उसके साथ साथ पशुपालन का भी विस्तार हुआ किस काल में, उत्तर वैदिक काल में। फिर है, हल व कृषि का आविष्कार पृथ्वेनु माना जाता है। तो हल व कृषि का आविष्कार कौन है, पृथ्वेनु। कौन है, पृथ्वेनु। फिर है, बाट की मूलभूत इकाई कृष्णाल थी तथा गुंजा भी तोल की एक महत्वपूर्ण इकाई थी, यानी कि जो माप तोल की प्रणाली थी उसमें क्या था, बाट की मूलभूत इकाई तो कृष्णाल थी और जो गुंजा थी वो तोल की महत्वपूर्ण इकाई थी, कृष्णाल और गुंजा। फिर है, वेश्यों ने व्यापार करना आरंभ कर दिया था। जो वेश्य वर्ग था इसने क्या कर, ये जो लोग थे ये व्यापार करना शुरू कर दिया था, ये लोग व्यापारी बन गए थे। फिर है हमारा शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं बुआई, कटाई, जुताई, मढ़ाई का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ये पहले भी कई बार आ चुका है। इसमें कृषि की चारों क्रियाएं बुआई, कटाई, जुताई, मढ़ाई, इनका उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जा रहे हलों का उल्लेख मिला है। तो कोई आपसे पूछे तो 24 बैलों द्वारा खींचे जा रहे हलों का उल्लेख हमें कहाँ से मिला है, काठक संहिता से। यह भी एक ग्रंथ है, कौन सा, काठक संहिता। नेक्स्ट पॉइंट है, तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म कहा गया। जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसमें अन्न को क्या बोला गया, ब्रह्म बोला गया। इस काल में मिट्टी के विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे जिन्हें चित्रित धूसर, मृद भांड कहा जाता था। क्योंकि इस काल की विशिष्टता क्या थी, चित्रित धूसर, मृद भांड और लोहा। तो इस काल में जो मिट्टी के विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे जिन पर चित्रकारी भी की जाती थी उसे क्या बोला गया, चित्रित धूसर, मृद भांड। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे उनका धार्मिक जीवन कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।